अब आज हम जिक्र करेंगे लोक प्रशासन का विकास। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विकास किस तरीके से हुआ है, किस किस फीज में ये कहीं ना कहीं आया है, कैसे इसका ग्रोथ हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास को हमने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं कि प्राचीन काल की जो समय अवधि है उसको मानते हैं हम 800 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी, जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है। तो वहां इस काल को हम, इस समय अवधि को हम प्राचीन काल के एरा में रखते हैं। मध्यकाल 476 ईस्वी से शुरू होता है और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय को हम मध्यकाल की श्रेणी में रखते हैं। मैकियावेली को हम मध्यकाल का अंतिम राजनीतिक विचारक मानते हैं और आधुनिक काल का प्रथम राजनीतिक विचारक मानते हैं, क्योंकि हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब बीच का समय, मिडिल एज, यानी 15वीं शताब्दी का जो बीच का समय, यानी 1550 के आसपास, या सॉरी 1450 के आसपास। 15वीं शताब्दी का मतलब 1450 के आसपास। तो यहां पे मैकियावेली का जैसे हम जिक्र करते हैं कि भाई 469 ईस्वी में ये पैदा होते हैं और 1527 ईस्वी में ये क्या होते हैं, इनकी डेथ होती है। तो कुल मिलाकर के पैदा तो ये मिडिल एज में हो रहे हैं, लेकिन इनकी डेथ कहीं ना कहीं आधुनिक काल में हो रही है। तो इस तरीके से मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक विचारक हम आधुनिक काल का मानते हैं, जबकि मध्यकाल का इसको अंतिम राजनीतिक विचारक के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक की समय अवधि को हम क्या करते हैं, आधुनिक काल के एरा में रखते हैं। तो इस तरीके से हमने इन 3 जो काल खंडों का है वो विभाजन किया। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक विषय का अपना अपना काल होता है, और प्राचीन काल के बाद जब मिडिल एज के बाद जब मॉडर्न एज आता है, तो प्राचीन काल के बाद मध्यकाल कैसे आएगा। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल ऐसे आता है कि जब प्राचीन काल तक जो ट्रेडिशन लगातार एक तरीके की प्रक्रियाएं चल रही थी, उनकी प्रकृति एक जैसी थी, लेकिन उसके बाद कुछ सडन कुछ चेंज होते हैं, कुछ डायनेमिक चेंज हमें देखने को मिलते हैं। तो उसको हम नए कहीं ना कहीं काल के रूप में उसको हम वर्णित करते हैं कि भाई ये कुछ नए चेंज आ रहे हैं। तो उस नए चेंज को हम नए काल में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर जो वो नए चेंजेस किसी निश्चित समय तक जब रहते हैं और उसके बाद फिर कुछ और डायनेमिक चेंज आते हैं, तो फिर उसको हम नए काल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में जो डायनेमिक चेंज है वो हमें इस तरीके से देखने को मिले। जो 800 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी के बीच हमें कुछ पर्टिकुलर जो प्रक्रियाएं हैं राजनीतिक समाज में या राज्य में, वो प्रक्रिया हमें देखने को मिली। फिर मध्यकाल में कुछ राज्य में हमें कुछ अलग प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे सामंतवाद का आप जिक्र करते हैं। प्राचीन काल में आप देखते हैं कि कुलीन तंत्र, गुट तंत्र, प्लेटो अरस्तु के टाइम पे, वहीं पे डेमोक्रेसी की भी हम बात करते हैं। डेमोक्रेसी एक छोटी फॉर्म में था, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी वहां पे था। तो प्राचीन काल, मध्यकाल में आते आते डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है और मोनार्की कहीं ना कहीं स्टेबल होती है, और सामंतवाद अपने चरम पे होता है। और जो राजा है और जो कहीं ना कहीं सामंत है, राजा और सामंत की जो पावर है वो बहुत ज्यादा सुप्रीम हो जाती है। मिडिल एज के लास्ट में आते आते जो सामंत हैं, सामंत इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो राजा को भी टक्कर देने लग जाते हैं। फिर आधुनिक काल में जब राष्ट्र राज्यों का उदय होता है, तो राष्ट्र राज्यों के उदय के दौरान फिर कुछ शक्तिशाली राजा क्या होते हैं, आते हैं। अब कुछ शक्तिशाली राजा जो आते हैं, मैं पॉलिटिकल थ्योरी में इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी आ रखा है तो मैं बता देता हूं। मैकियावेली जब द प्रिंस लिखते हैं, या मैकियावेली जिस तरीके के थॉट प्रोवाइड करते हैं, तो मैकियावेली बोलते हैं कि भाई ये जो इटली है, इटली 5 भागों में उस समय विभाजित था। तो इटली को जोड़ने के लिए वो बोलते हैं कि कोई ऐसा तानाशाही राजा आना चाहिए। तानाशाही की तो वो बात नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भाई एक बहुत पावरफुल राजा होना चाहिए जो इन छोटे छोटे 5 अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं, इनसे पावरफुल हो, इन राजाओं से पावरफुल हो, और उनको क्या करें, उनको जीत करके उनको अपने अंडर मिला दें। तो इस तरीके से एक इटली के एकीकरण की बात कहीं ना कहीं मैकियावेली करते हैं। मैकियावेली के थॉट के बाद ही कहीं ना कहीं आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। अब आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय होने का मतलब यहाँ पे यह है कि उस समय जो सामंतवाद अपने चरम पे था, मिडिल एज में सामंतवाद का पतन कहीं ना कहीं राजाओं के द्वारा होता है आधुनिक काल में आते आते, और वो एक अपनी बाउंड्री बनाते हैं कि भाई ये एरिया हमारा है। राष्ट्र राज्यों का उदय का मतलब ये है कि वहां पे उस समय कहीं ना कहीं बाउंड्री को कहीं ना कहीं सर्कुलेट करने की बात में देखने को मिलती है, और उन जो शक्तिशाली राजा थे उनके द्वारा इस तरीके की बात की जाती है कि ये मेरी बाउंड्री है और यहाँ का जो एरिया है वो मेरा है। तो इस तरीके से राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। उस पर्टिकुलर बाउंड्री पे एक राजा जो पावरफुल राजा था, जो इस तरीके की हिमाकत करता हुआ पाया जाता है,
वो क्या करता है, राज करता है। तो इस तरीके से राष्ट्र राज्य का उदय होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिया कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। ये नॉर्मली पॉलिटिकल थ्योरी का या थिंकर का पार्ट है, लेकिन मैंने इसको जोड़ने के लिए जो आप प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है इसको भली भांति से समझ पाओ कंसेप्ट को, तो मैंने यहां पे भी बता दिया। तो हम बात कर रहे थे प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में कौटिल्य और अरस्तु का हम नॉर्मली जिक्र करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास के संदर्भ में। कौटिल्य 371 ईसा पूर्व में जब इनका जन्म होता है, तो ये अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखते हैं। उसके बाद अरस्तु की हम बात करते हैं तो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व अरस्तु का जन्म हमें देखने को मिलता है। और अरस्तु की एक विख्यात कृति है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र में क्या इन्होंने बातें की हैं। उसके बाद मैकियावेली की हम बात करते हैं आधुनिक काल में, तो मैकियावेली की द प्रिंस, मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी से 1527 ईसा पूर्व के बीच में, ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि प्राचीन और मध्यकाल में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें कुछ विशेष चेंजेज या विशेष विकास में देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ 3 विचारक ही ऐसे हैं जिनकी पुस्तकों में हमें सरकार के संगठन, प्रशासन व कार्य करने के तरीकों के बारे में पता लगता है। यानी ये जो 3 पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा लिखी जाती है, और मैकियावेली की जो तो प्रिंस है, इन 3 पुस्तकों में ही हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के संगठन और उन संगठन, प्रशासन और उनकी कार्यप्रणाली, तो यानी सरकार का गठन किस तरीके से होना चाहिए, वो प्रशासन किस तरीके से करेंगे और उनकी कार्यप्रणाली किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके की बात करते हुए कहीं ना कहीं हमें ये पाए जाते हैं। कौन? ये तीनों विचारक। यानी देखा जाए तो प्रशासन से संबंधित समस्त सामग्री के अंश हमें सर्वप्रथम इन तीनों विचारकों की पुस्तकों में देखने के मिलते हैं। तुम्हारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, अरस्तु के पॉलिटिक्स में एंड मैकियावेली के द प्रिंस में। इनमें किस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती है, छुटपुट सामग्री प्रशासन के बारे में देखने को मिलती है। संगठन किस तरीके से होना चाहिए, प्रशासन कैसे किया जाना चाहिए और उसकी कार्यप्रणाली कैसे होनी चाहिए। तो संगठन और प्रशासनिक क्रियाकलाप और संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में एक छोटी छोटी आउटपुट हमें इन तीनों पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ भी अंश हमें प्राचीन और मध्यकाल की समय अवधि में नहीं देखने को मिलते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में जो इसका ग्रोथ हुआ है, इसको हमने मुख्यतः 5 हेडिंग्स, मुख्य हेडिंग्स में इनको समझने की हमने कोशिश की है, जिसमें हमने पहले 18वीं शताब्दी में कैमरलवाद में किस तरीके से चेंजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में किए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन किस तरीके की बात करते हैं, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से ग्रोथ मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चार्ल्स जॉन बुनिन किस तरीके से ग्रोथ करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में, इसको हमने एक अलग हेडिंग के तहत समझने की कोशिश की है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में किस तरीके के डायनेमिक चेंज हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में देखने को मिलते हैं, इसको भी हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। और 5वें नंबर पर जैक्सोनियस जो विचारधारा थी, उसने किस प्रकार से लोक प्रशासन के विकास में अपना योगदान दिया। तो इन 5 हेडिंग के तहत अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आ जाते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में आप देख लीजिए, 18वीं शताब्दी में कैमरलवाद जर्मन और ऑस्ट्रिया में सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा एक विभाग था। कहने का मतलब ये कि कैमरलवाद जो 18वीं शताब्दी में है, वो जर्मन और पर्शिया में हमें देखने को मिलता है। और सरकारी कामकाज जो हैं, उनकी जानकारी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर उनको कोऑर्डिनेट करने के संदर्भ में कैमरलवाद कोई क्या थी, संस्था थी जो कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज को देखने का काम करती थी। तो हमने देखा कि भाई 18वीं शताब्दी में कैमरलवाद कहीं ना कहीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया में सरकारी मामलों के प्रबंधन से जुड़ा क्या था, चीजों को देखता था। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये हमें तो पता लग गया कि जो कैमरलवाद है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया में और पर्शिया में सरकारी मामलों से जुड़ा हुआ एक विभाग था। लेकिन इसने क्या क्या काम किए, तो कैमरलवाद ने सर्वप्रथम जो काम किया वो किया, लोक प्रशासन से जुड़े मामलों पर व्यवस्थित शोध किए जाने चाहिए। कैमरलवाद ने फोकस किया कि भाई जो लोक प्रशासन है उससे जुड़े जो मामले हैं उस पर शोध करने की आवश्यकता उसने जाहिर की। उसने बोला कि शोध होने चाहिए, इस तरीके की बात वो करता है। उसके बाद दूसरी वो चीज बोलता है कि उन्होंने लोक अधिकारियों के पेशेवर प्रशिक्षण पर जोर दिया। एक तो वो लोक प्रशासन में शोध की वकालत करता है, दूसरा जो लोक अधिकारी हैं उनके पेशेवर प्रशिक्षण पे ये जोर देता है। पेशेवर प्रशिक्षण का मतलब ये है कि भाई वो बोलता है कि जो कामकाज उनसे कराए जाने हैं पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर बीच में भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको ब्रीफिंग करनी चाहिए कि भाई किस तरीके से आपने अपने कामकाज को संभालना है। तो इस तरीके से लोक अधिकारियों के जो पेशेवर प्रशिक्षण है उस पर जोर की वकालत की कैमरलवाद ने। तो आप देख रहे होंगे कि बेसिक चीजें स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अभी भी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या कहीं पे जॉब लगती है तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग
पीरियड आपको मिलता है। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कहीं ना कहीं कैमरलवाद की देन है, जो हमें उस समय देखने को मिली 18वीं शताब्दी में। तो इस तरीके की बात करते हुए पाए जाते हैं। अब देखो, कैमरनवाद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जॉर्ज जिंके थे। तो जॉर्ज जिंके ने भी इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बोला, कैमरनवादी समूह के प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज जिंके थे, उन्होंने लोक प्रशासन की संरचना, सिद्धांत और प्रक्रियाओं का वितरण करने पर बल दिया। उन्होंने क्या बोला, लोक प्रशासन की जो संरचना है, उसके सिद्धांत हैं और उसकी प्रक्रिया है, इनके वितरण किस तरीके से होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि संरचना कैसे होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, इसके बारे में वो बात करते हैं। सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसमें आनी चाहिए, किन चीजों को हमें फोकस करना चाहिए। और जो इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब यह है कि भाई जैसे बड़े अधिकारी को बड़ा काम देना, छोटे अधिकारी को कम काम देना, उसको छोटे कर्मचारियों को बड़े अधिकारी के अधीन करना, तो उसकी प्रक्रियात्मक वितरण किस तरीके से हो, इस प्रकार की बात भी कहीं ना कहीं जॉर्ज जिंके, जो कैमरलवाद के प्रसिद्ध विद्वान थे, वो करते हुए पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि 18वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा डायनेमिक चेंज हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें देखने को मिलता है। और विकास के पब्लिक लोक प्रशासन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें 18वीं शताब्दी में कैमरनवाद और जॉर्ज जिंके, जो कैमरनवाद के प्रसिद्ध विद्वान थे, उनके द्वारा देखने को मिलती है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन की, दूसरी हेडिंग के तहत। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ये अमेरिकी वित्त मंत्री थे। इनके द्वारा 18वीं शताब्दी में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को अपनी पुस्तक फेडरिक्स अंक 72 में परिभाषित किया गया। अब कहने का मतलब है कि जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन हैं, इनके द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी गई फेडरिक्स अंक 72। तो इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का अर्थ और उद्देश्यों के बारे में बात की। अब देखो, हमें लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों के बारे में पता लग गया। पहले हमने क्या देखा, पेशेवर प्रशिक्षण की बात कहीं ना कहीं करते हुए पाए जाते हैं कैमरलवाद के जो विद्वान थे। साथ ही साथ कैमरलवाद के तहत हम देखा कि भाई इसकी प्रशासन की संरचना, उद्देश्यों और सिद्धांतों के वर्गीकरण की बात हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ लोक प्रशासन पे अधिक से अधिक शोध किए जाने चाहिए, इस तरीके की बात हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा अपनी पुस्तक में इसके अर्थ और उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। अब देखो, परिभाषित भी किया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीजें आगे चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पाने में, या उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में हासिल करने में। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते अलेक्जेंडर हैमिल्टन के बाद चार्ल्स बुनिन। ठीक है, तो चार्ल्स बुनिन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। अब लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक पुस्तक भी हमें देखने को मिली सर्वप्रथम किसके द्वारा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा। कब देखने को मिली, 1812 में। ये उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां तक लोक प्रशासन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। कहने का मतलब ये कि अभी तक जहां तक हम चार्ल्स बुनिन की बात कर रहे हैं, तो यहां तक के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र विषय के रूप में सामने नहीं आया था, बल्कि अन्य विषयों के साथ ही अभी तक इसको पढ़ा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा था। जैसे हम कैमरलवाद की बात करते हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात करते हैं, चार्ल्स बुनिन की बात करते हैं, तो यहाँ तक के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद आ जाते हैं 18वीं व 19वीं शताब्दी में। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोक प्रशासन को सरल बनाने के लिए अमेरिका में इसके व्यवहार में परिवर्तन करने की बात की जाती है। अमेरिका में बोला जाता है कि भाई लोक प्रशासन की अभी तक जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और आम लोगों तक इसकी समझ को पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस तरीके से इसका फॉर्मेट है। तो इसका जो व्यवहार है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, इसके स्वरूप को हमें थोड़ा बदलना चाहिए। तो इसको स्वरूप को बदलने के लिए अमेरिका में कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के विषय का विस्तार हमें देखने को मिलता है। जब इसको स्वरूप को बदलने की बात की जाती है तो इसका जो विषय है तो उसके विषय पे काम होता है अमेरिका में उस दौरान। कब, 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से लोक प्रशासन के विषय का विस्तार हमें देखने को मिलता है 18वीं और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, क्योंकि लोक प्रशासन को इजी बनाने के लिए अमेरिका में उसके स्वरूप में परिवर्तन करने की बात करते हैं। तो इस तरीके से जब स्वरूप में परिवर्तन होगा तो नॉर्मल सी बात है उस पर काम होगा तो उसका जो विषय क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरीके के क्रियाकलाप हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं जैक्सोनियस विचारधारा। तो जैक्सोनियस जो विचारधारा है ये 19वीं सदी के 8वें दशक तक प्रचलित रही। यानी जो जैक्सोनियस विचारधारा थी ये 19वीं शताब्दी के 8वें दशक तक। अब 19वीं शताब्दी का 8वां का दशक का मतलब क्या है, 1800
1880 के आसपास की ये बात कर रहा है। जब ये जैक्सोनियस विचारधारा आई तो जैक्सोनियस विचारधारा के परिणाम स्वरूप नौकरशाही का विकास हुआ। जो जैक्सोनियस विचारधारा थी वो लूट प्रणाली में विश्वास रखती थी, और नौकरशाही के विकास होने से कहीं ना कहीं किस तरीके की चीजें सामने आई। जब नौकरशाही का विकास हुआ तो वहां पे फिर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अपने चरम पे देखने को मिला। नौकरशाह का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि जब आप कहीं किसी विभाग में काम करने के लिए जाते हैं तो आप जब अपनी क्वेरी को लेकर के जाते हैं तो वो जब आपकी सुनते नहीं है तो आप इस तरीके की बात करते हैं, कितनी नौकरशाही है इन लोगों में, ये काम नहीं करते। तो नौकरशाह का मतलब यह है कि ढीला ढाला रवैया, अपनी मर्जी से काम करना, एक मतलब एटीट्यूड पैदा हो जाना। तो जब जैक्सोनियस विचारधारा आई तो जो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो कर्मचारी थे उनमें कहीं ना कहीं हमें नौकरशाही की भावना का विकास देखने को मिला। और जब नौकरशाही का विकास हुआ तो फिर भ्रष्टाचार, क्योंकि नौकरशाही जैक्सोनियस जो विचारधारा थी वो लूट प्रणाली में विश्वास रखती थी और भ्रष्टाचार का प्रादुर्भाव हुआ। और जब भ्रष्टाचार का प्रादुर्भाव हुआ तो फिर बहुत विद्वानों ने इस समस्या को, क्योंकि अब ये एक समस्या के रूप में सामने आ रही थी, जब कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो फिर उसके समाधान के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। तो जैक्सोनियस विचारधारा के परिणाम स्वरूप बहुत सारे विद्वान इसकी तरफ आकर्षित होने लगे और इस समस्या को के समाधान करने की तरफ होने लगे, अग्रसर होने लगे। यही कारण था कि 1887 में अमेरिका में इसका जन्म हुआ, जब विडरो विल्सन का द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख लिखा गया। तो यानी इसके समाधान के लिए जो विचारक आए उन्हीं में से विडरो विल्सन ने भी कहीं ना कहीं एक लेख लिखा 1887 ईस्वी में अमेरिका में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो लेख कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस लेख ने राजनीतिक से जो प्रशासन है उसको अलग कर दिया और इस तरीके से प्रशासन कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आ गया। तो विडरो विल्सन वो पहले विचारक थे या पहले विद्वान थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान से इसको पृथक करके इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी। और वो मान्यता उन्होंने किस लेख में दी थी? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का विकास देखने को मिला आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में हमने देखा कि 1887 ईस्वी में ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में कहीं ना कहीं उभर करके सामने आया। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये क्या हो गया था, हमारे सामने में एक स्वतंत्र विषय के रूप में आ गया था।